बिहार में चल रही राजनीतिक रस्साकशी के बीच 17 महीने पुरानी महागठबंधन सरकार का अंत हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुबह ही राज्यपाल से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे पहले उन्होंने जेडीयू के तमाम विधायकों के साथ बैठक की और ये कहा कि अब आरजेडी के साथ रहना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है। क्या है इस पूरे कदम के सियासी मायने और आने वाले समय में बिहार की सियासत में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नवोदय टाइम्स के संपादक अंकुश श्रीवास्तव जी हैं। सर, स्वागत है आपका नवोदय टाइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद। जी। सर, पहले बीजेपी के साथ रहे, फिर आरजेडी के साथ रहे और लगभग लोकसभा चुनावों में एक मुख्य सूत्रधार की भूमिका निभा रहे थे नीतीश कुमार, और अचानक इतना बड़ा फैसला लिया। क्या इसके पीछे क्या मुख्य वजह क्या रही होगी? देखिए, नीतीश कुमार की फैसले की वजह क्या रही, वो असल में पल-पल स्थितियाँ बदलती रहीं और उनको फैसला लेने में कभी कोई हिचक नहीं होती है, चाहे कैसी भी स्थिति हो। तो इस लिहाज से वो उन्होंने एक जो समरसॉट मारा है, जिसे हम लोगों ने आज छापा भी है, जिस तरीके से वो 5 दफ़े आज 5वीं बार समरफॉट शॉट ले रहे हैं, 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, शाम को शपथ ग्रहण समारोह है उनका। एनडीए ने भी अपना उनको समर्थन दे दिया है, राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपा जा चुका है। अब सिर्फ 7 बजने की बात है। लेकिन इसके बहुत बड़े नतीजे होंगे और ख़ास तौर से बिहार की राजनीति में बिहार के साथ दुर्भाग्य ये रहा है, नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री रहे हों, भले ही वो एनडीए के साथ के मुख्यमंत्री रहे हों या आरजेडी के साथ रहें, तो दोनों विपरीत धाराओं की चीज़ें चलती थी। एनडीए के साथ रहने पर भी एनडीए अपना एजेंडा नहीं लागू करा पाती थी और जो भारतीय जनता पार्टी वहाँ एलाइड दल था, वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। मुझे बहुत कहने में कोई हिचक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वहाँ पूरी तरीके से अपनी बात नहीं रख पा रहा था और शायद यही वजह थी कि पिछले 15 सालों से नीतीश कुमार के साथ होने के बावजूद भी वो अपनी जगह या नंबर 1 की स्थिति में नहीं आ पाया, हमेशा नंबर 2-3 की स्थिति में रहा। लेकिन अब पिछले 1.5-2 सालों से जब से नया नेतृत्व संभाला है और वो भी वो जो गैर आरएसएस पृष्ठभूमि का नेतृत्व था, सम्राट चौधरी उसके हाथ में गया, तो थोड़ी-सी स्थितियाँ बदली हैं और आज शायद नीतीश कुमार के डिप्टी के रूप में सम्राट चौधरी को जो शामिल किया गया है, वो भी हुँ। नीतीश को भी एक मैसेज है कि अब भारतीय जनता पार्टी पुरानी भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है, जो आपके सहयोगी दल की तरह पे रहती थी। चाहे वो सुशील मोदी हों या और भी जो बाद में 2 उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और तारा बाबू बनाए गए थे, वो बहुत सक्रिय भारतीय जनता पार्टी की भूमिका नहीं निभा पाए थे। भारतीय जनता पार्टी के उत्थान की भूमिका नहीं निभा पाए थे। लेकिन जो दूसरे दलों से पहले यही जो सम्राट चौधरी हैं, पहले लालू यादव के साथ रहे थे, राबड़ी देवी के समर्थन में रहे थे, राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री रहे थे, उसके बाद वो नीतीश सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। लेकिन नीतीश उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ ज़्यादा बहा और उसकी वजह से वो आज एक बहुत एग्रेसिव लीडर के तौर पर माने जा सकते हैं। उनको ये समस्या ज़रूर हो सकती है कि उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक वो साफा नहीं उतारेंगे, जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटा देंगे। लेकिन हुँ। वो साफा बना रह सकता है। ठीक है, आज सहयोगी की भूमिका में है, लेकिन अगले 2-1 साल में क्या चीज़ें बदलेंगी, नहीं बदलेंगी, इस पे निर्भर करता है। एक बहुत बड़ी साफ बात है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे मिलने क्या जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी को इससे मिलने जो जा रहा है, वो ये है कि 24 का इलेक्शन और 24 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से ये नहीं चाहती थी कि पिछली बार 19 में जब उसे 40 में 39 सीटें मिली थी, उनको और जेडीयू को मिला करके, तो इस बार भी वो चाहते हैं इसी के आसपास आंकड़ा रहे। नंबर 2 परसेप्शनल चेंज का आईएनडीआईए को तोड़ना, बदलना और खत्म करने की भूमिका में ये जो कदम है आज का, ये बिल्कुल अलग किस्म का होगा। आईएनडीए लगभग खत्म नजर आ रहा है। ममता बनर्जी के ने उसे खत्म कर ही दिया है। अब बारी और थोड़ा बहुत जो कुछ बचा है अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव उसको कैसे करते हैं, कैसे रख पाते हैं, कैसे नहीं रख पाते, वो रहेगा। लेकिन अब धीरे-धीरे इम्मैटेरियल चीज़ें होती आ रही हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ी चीज़ होगी, चुनौती होगी, तो वो अपने आधिपत्य को आगे बढ़ाए, अपना विस्तार करे, नेतृत्व का विस्तार करे, कार्यकर्ताओं को साथ ले जाए और वो अपने तई पर, अपने बल पर हुँ। 2025 में कैसे सरकार बनाता है,
नीतीश बाबू साथ रहें, जेडीयू साथ रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उसकी कोशिश यही होगी कि वो अपना विस्तार करे और नीतीश बाबू को एक सम्मानजनक स्थिति केंद्र में या कहीं और दी जा सकेगी, ऐसा मुझे जी लगता है सर, कि ये सब बातें तय हुई हैं। नीतीश का आना कहीं न कहीं बीजेपी की ओर मजबूती की तरफ भी ये पूरा एक इशारा है। इसके साथ-साथ आरजेडी की तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं, ट्वीट किए जा रहे हैं। तेजस्वी प्रताप यादव ने भी कहा है कि तेरा अंत होगा और अंत तेरी भावों का। रोहिणी ने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि कूड़ा गया कूड़ेदान में। तो क्या ये माना जाए कि अब बिहार के अंदर जो आरजेडी खेमा है वो कहीं न कहीं टीस निकाल रहा है अपनी, इसके साथ-साथ लोगों के अंदर भी एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है आरजेडी के द्वारा कि हम लोग अपनी तरफ से बेहतर करने का काम कर रहे थे, लेकिन नीतीश की जो छवि है पलटू राम वाली, वो अपनी छवि के अनुरूप ही बीजेपी के पाले में गई। नीतीश की छवि देखिए सुधार वाली नहीं होने वाली है। वो पलटू राम हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। उसमें अमित शाह को भी अपने शब्दों की मात खानी पड़ेगी, ये भी कोई दो राय नहीं। यही अमित शाह हैं जो एक बार जो शब्द कह देते हैं, वही रहते हैं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि भारतीय राजनीति में कुछ भी संभव है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार। जैसा कहा जाता है कि राजनीति में संभावनाओं के द्वार खुले रहते हैं, तो ये सुविधा भोगी राजनीति के स्वर हैं। और उसमें भारतीय जनता पार्टी को इस बार थोड़ा बहुत ये सब देखना पड़ेगा, लेकिन भविष्य की रणनीति के लिहाज से और खास तौर से इन आईएनडीआईए को तार-तार करने के लिए रणनीति के लिहाज से ये कदम उनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए विन-विन सिचुएशन वाला है। तो जी। जहाँ तक आरजेडी का सवाल है, आरजेडी इस समय खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की स्थिति में है। नीतीश कुमार क्योंकि आरजेडी के बढ़ते हस्तक्षेप से परेशान हो चुके थे और इसीलिए उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के जन्मशती के समारोह के मौके पर जो कहा था परिवारवाद को लेकर के वो बहुत चुभा राबड़ी देवी की बेटी को और उन्होंने धड़ाधड़ 3 ट्वीट किए थे और फिर आपस में ये लड़ाई और सामने आ गई थी। तय हो गया था कि अब 1-2 दिन का ही मामला और ऐसा ही हुआ भी है। तो अब आरजेडी अपना वोट बैंक बचाए रखने के लिए जो उसका बड़ा वोट बैंक है पिछड़ों में खासतौर से यादव समाज का वोट बैंक काफ़ी बड़ा है, उसपे वो अपना पकड़ बनाए रखना चाहती है और पिछड़ों के और वोट बैंक को कब्जा करने की कोशिश करेगी। लेकिन वो आसान नहीं होगा और आसान इसलिए नहीं होगा कि अभी यहाँ 2025 में समय बाकी है और 24 के लिए जो एक ध्वनि अलग जाएगी, वो अब राम मंदिर के बाद में बिहार की जनता उसे कैसा स्वीकार करती है, ये देखने योग्य होगा। जी। एक सवाल सर ये कि आपने कहा कि अब नीतीश के बाहर जाने से पहले ममता ने भी लगभग क्लियर कर दिया कि वो बंगाल के अंदर अपना चुनाव अकेला ही लड़ेंगी। ऐसे में अखिलेश और अरविंद केजरीवाल अभी 2 बड़े चेहरे हैं जो कि इंडिया अलायंस के अंदर शामिल हैं, तो क्या उनकी तरफ से भी कुछ ऐसे कठोर फैसले लिए जा सकते हैं? कल जिस तरह से अखिलेश ने 11 सीटें कांग्रेस को दी है और इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कह चुके हैं कि वो पंजाब की सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे लोकसभा चुनावों में। क्या अभी झटके और आने बाकी हैं कांग्रेस के लिए? भगवंत मान तो ऑलरेडी कह चुके हैं 11 सीटें जी। देंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है कर पाना और उसमें बहुत मुश्किलें होती हैं। भगवंत मान की आवाज़ में उतना दम नहीं होगा जितना अरविंद केजरीवाल जो फैसला करेंगे वही होगा और उसी के बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और जहाँ तक भगवंत मान के बाद दूसरा सवाल है, वो एक अलग स्तर पर है, अलग भूमिका में होगा और ये पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की 30 सीटें अगर उन पे समझौता हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात होगी। मुझे उसकी उम्मीद कम आज भी नज़र आ रही है। अखिलेश यादव ज़रूर अपने तय से कोशिश करेंगे कि उनको एक सर्वमान्य नेता के तौर पर माना जाए आईएनडीआईए में, लेकिन वो भी आसान नहीं होगा क्योंकि अखिलेश 11 सीटें एक तरफ़ा दे चुके हैं। जो वो सीटें दी गई हैं उन्हें, जो जिसमें समाजवादी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा समाजवादियों का। तो अखिलेश ने अपने पास जो बेकार की सीटें थी वो कांग्रेस के मत्थे मढ़ दी हैं और कांग्रेस के पास सुल्तानपुर और अमेठी के अलावा बहुत सारी ऐसी सीटें वो चाहती थी जो अखिलेश अपने पास आज भी रखे हैं। समझौता होगा नहीं होगा ये वक्त बताएगा। जयराम रमेश कह ही चुके हैं कि ये बात तो हमें अभी जी। मंजूर नहीं है। आगे देखते हैं कि क्या होगा। तो सर एक सवाल ये है कि राहुल गांधी एक तरफ देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ 2024 के आम चुनावों से पहले जिस तरह से सियासी समीकरण देश में तेजी से बदल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 2024 में बीजेपी की वापसी लगभग तय है। ऐसे में आपको लगता है कि कोई फायदा होने वाला है कांग्रेस को? 2 बड़े सहयोगी
गठबंधन से बाहर चले गए। दो बड़े सहयोगी आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ये लगातार सीटों को लेकर अपनी बार्गेनिंग पावर दिखा रही है। तो राहुल गांधी की जो भूमिका है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या करना चाहिए उनको? राहुल गांधी की भूमिका मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि राहुल गांधी एक गलत समय पर गलत यात्रा निकाल रहे हैं। ये समय यात्रा का नहीं बल्कि जोड़ने का था, पार्टी को जोड़ने का था, पार्टी के संसाधन जोड़ने का था, पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट में आगे बढ़ाने का था, जो उससे अलग होकर के वो काम कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितना असर होगा, आईएनडीए के टूटने का असर कांग्रेस पर निश्चित रूप से होगा, उनकी रणनीति जी, पर होगा और उससे कार्यकर्ता निराश होंगे। उसकी निराशा को कैसे दूर करेंगे, अब मुझे लगता है राहुल गांधी को इस पर ज़्यादा विचार रखना चाहिए। सिर्फ़ ममता बनर्जी और नीतीश कुमार को की निंदा करने से उनका वोटर या उनके कार्यकर्ता उनके पास रह पाएँगे, ये आसान नहीं होगा। जी। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। बिहार में एक सत्ता का नया समीकरण देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के पोस्टर भी अब चस्पा हो गए हैं और यही कहा जा रहा है कि ये कहीं न कहीं इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा सेटबैक है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।